नमस्कार, 4 बज चुके हैं और समय हो चुका है राइट अराउंड का। मैं हूं आपके साथ शहजाद पूनावाला और सवाल सिर्फ इतना है कि इमरान खान का नया पाकिस्तान कब बाज आएगा। इंसानियत का दुश्मन आतंकिस्तान का कोरोना प्लान का पर्दाफाश आज होने वाला है कुछ देर में। पाकिस्तान का प्लान कोरोना फिदायीन को भारत में भेजना, यह प्लान आज आपके सामने मैं लाऊंगा। पाकिस्तान का कोरोना जिहाद का टेप, ऑडियो टेप सुनाऊंगा आपको एक्सक्लूसिवली। पाकिस्तान कोरोना जिहाद पर हमारी बड़ी डिबेट शुरू होने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के नापाक कोरोना जिहाद का फिर से बालाकोट स्टाइल स्ट्राइक से जवाब देना होगा। और क्या कुछ घर के भेदी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वही लोगों की जो जहालत की जमाती है, जो महामारी का मरकज है, वो क्या पाकिस्तान का कोरोना हथियार बनना चाहते हैं? सुनिए ये चौंकाने वाला ऑडियो टेप। खुलासा हो रहा है पाकिस्तान के आतंकी प्लान का। अस्सलाम वालेकुम। कमल अबू बशर शाहिद साहब ठीक सेहत ठीक उन्मया जू पन आज कर फोन सेहत ठीक शाहिद साहब। अबू आज टाइम फोन करनस आज आव मे कोन टाइम कि आज आव फोन करनस खबर गोबर पान का ठीक सेहत ठीक बाकी साथी सारी ठीक क्या दलील? अबू वो ठीक पान ठीक अलबत् मे सम 5-6 साथी बेमारी फैलियाम ये कोरोना वायरस बेमारी यह लारियाम तो वो करान ये ज्यादा पन ज्यादा कोशिश कि यमन बेमार वाले नफर साथी सन कोशिश जल्दी जल्दी कर गोबरा वन मे यमो तुंद खतर कहें इंतजाम थोमुत अत? वो ये खुदाए हाफिज ये कह इंतजाम न दवो कह इंतजाम न खेन चेन कह इंतजाम सिर्फ करान हम सिर्फ हथियार तो अमनेशन यूत दिवान। गोबरा वन मैं जूत वन ये मोज ते परेशानी हाल तम वोतन कर वदन ये पे खुदा सद वत मन बुन मैंने गोबरा वन क्या प्लान योर तरन क्या प्लान? वो तुम गो परेशान कह अल्लाह ताला कर हम तो बहुत करान कोशिश कि ये कुन साल मे कह वथा लगन अत बह कर वो मेन तरफ कर मेन तरफ सलाम मैं सर ने मेन तरफ सलाम तो थो पे पानो ख्याल तो थो माज हूं ख्याल। तो इस मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, पर उससे पहले मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज जुड़ चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री, बादशाह है, बॉलीवुड के सुरों के बादशाह है और भाजपा के बंगाल के सांसद मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो जी नमस्कार, स्वागत है आपका राइट और रॉन्ग के इस खास एडिशन में। मैं पाकिस्तान के कोरोना जिहाद पर जाऊं उससे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं लॉकडाउन 2.0 के लिए मैं आपसे कुछ सुरीले अंदाज में शुरुआत करना चाहता हूं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन पर लगातार हमला हो रहा है, इंदौर से लेकर आप देख रहे हैं मुरादाबाद तक, बाबुल सुप्रियो क्या उनके लिए कोई अच्छा सा कोई गाना आप डेडिकेट कर सकते हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है? माफी चाहता हूं आपसे, शुरुआत में ही मैं डेडिकेशन की मांग कर रहा हूं, पर उनके हौसला अफजाई के लिए। शहजाद आप मेरे भाई हो, मैं आपके इस शो में आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो संदेश बार बार हमारे देशवासियों को दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी कदम उठा रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का दिए गए हैं। जैसे आज आरबीआई ने कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए जिससे एमएसएमई से लेके अलग अलग सेगमेंट्स के कई लोगों को जो है बहुत बहुत फायदा मिलेगी। ये एक ऐसी बड़ी आफत है जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दुनिया के देश के दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक रूप से, हेल्थ सर्विसेज के रूप से जो दुनिया के एकदम अव्वल नंबर पे रहते हैं, वो देश भी आज इसके साथ जूझने के लिए काफी जो है घुटने टेक दिए। लेकिन भारत अगर आप देखें तो हम कई बाकी ऐसे वित्तशाली और बड़े देशों से, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग देशों से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका श्रेय जाता है कि हमने
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जल्द और बहुत ही सही वक्त पे जो है उन्होंने लॉकडाउन का घोषणा की थी। और अब ये लॉकडाउन 2.0 जो चल रहा है, मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि अपना संयम रखिए। देखिए, अगर फिलोसॉफिकली कहें, कई बार हम अपने जिंदगी की लड़ाई में, भागदौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपने आप को पहचानने का जो वक्त है वो हमें मिलती नहीं है। तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम सबको जान जाते हैं, लेकिन खुद के साथ कहीं ना कहीं अनजान रह जाते हैं। तो ये एक समय है जब आप खुद के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, और ये मुश्किल में आपका क्या योगदान हो सकता है, कैसे आप और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हो, अगर आपके आसपास के मोहल्ले में कोई, आपको मालूम है कि कोई बुजुर्ग कपल हो जिनके बच्चे फॉरेन में रह रहे होंगे, ये बात सही नहीं है कि जो भी बुजुर्ग लोग अपने घर पे अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे सब जो है अच्छे नहीं है और मम्मी डैडी माँ बाप को छोड़ के बाहर जो है रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके घर पे आप क्या कुछ सामान पहुंचा सकते हैं। सरकार की तरफ से जो सामान दिए जा रहे हैं राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो है, अब राशन कार्ड हो सकते हैं उनके पास हो, लेकिन राशन में लाइन देके वो सामान लेने की ताकत क्या उनमें है? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये उनको उपलब्ध करा सकते हैं? बात पर तो ये सारी बातें जो है, ये सारी चीजें जो है, अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो कोरोना को हम जरूर भले समय लगे, हमारे ऊपर कितना भी ये वार कर जाए, लेकिन इसके ऊपर जीत जो है हमें हासिल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोरोना के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है, इंसानों की लड़ाई है, ये जगत की लड़ाई है, और इससे हमें जीतना ही पड़ेगा। पर बाबुल्दा, दिक्कत ये है कि जब लॉकडाउन 2.0 का ऐलान हो चुका है, अब 19 दिन और हम लॉकडाउन में रहेंगे, तो कुछ लोग राजनीति को राष्ट्रनीति के ऊपर रख रहे हैं। आपके बंगाल में दीदी बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, उनको केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्टिव भेजा जा रहा है, नोटिस भेजी जा रही है, पर वहां पर खुलेआम, मैंने पिछले हफ्ते एक डिबेट किया था कि किस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। अभी भी अगर आप देखें तो तस्वीरें लगातार आ रही है लॉकडाउन के उल्लंघन की। तो आपको लगता है कि कुछ लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रनीति के ऊपर? नहीं, दीदी हमेशा राजनीति करते हैं, और अगर राजनीति करे, वोट बैंक की राजनीति करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका हक है। ये एक मल्टी पार्टी देश है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल करे, लेकिन उसकी कीमत जो है वो आम लोगों को, गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को भुगतना ना पड़े। ये दीदी को देखना चाहिए, वो देख नहीं रही है। सबसे दुख की बात है कि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फूड मिनिस्टर की, जहां वो कह रहे हैं कि अगर हमारे काउंसिलर्स ने राशन के चावल सामान अगर ले लिया है तो कंज्यूमर को थोड़ा कम दो, सबको दो। तो हर जगह में राशन की लूट हो रही है। देखिए, अपना मातृभूमि है बंगला, और हम सबको मालूम है कि कितने एक बुद्धिमान और इंटेलिजेंट जाति के रूप से बंगालियों को लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बंगाल की बुराई करने में मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ना आए, और अगर आए तो भी अपनी मर्जी से जो है आंकड़े बनाए, फायरवॉल्स बना दे, ब्यूरोक्रेटिक फायरवॉल्स बनाए डॉक्टर्स के ऊपर, जो कोरोना में कितने डेथ हो रहे हैं उनको सप्रेस करने के सिवा। मैं अगर मोटे तौर पे आपको कहूंगा कि NICD जो मार्च की शुरुआत में जहां पे 100 से 120 सैंपल्स भेजे जा रहे थे, क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स है वो दीदी जो चाहते हैं उनके अनुरूप नहीं है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रहे हैं कि बहुत लोग कोविड से आक्रांत हो रहे हैं बंगाल में। तो दीदी ने NICD में सैंपल भेजना ही बंद कर दिया, और कौन सा सैंपल कहाँ भेजा जाएगा उसके लिए भी एक अलग कमेटी बिठाई गई है। तो बाबुल सुप्रियो, ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये बहुत गलत है। राजनीतिक पार्टी का कलर देख के सामान बांटा जा रहा है कि अरे भाई, तुमने बीजेपी को यहाँ से जिताया, तुमको सामान नहीं मिलेगा। बड़े तृणमूल के नेता जो है वो अपने घर पे सामानों का होर्डिंग कर रहे हैं और गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ऐसे इलाके हैं, उन्होंने मिठाई की दुकानें खोल दी है, फूल के मार्केट्स खोल दिए, पान के शॉप्स खोल दिए हैं। ये क्या है? आप इस तरीके से लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। राजनीति आपको करना है, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हमने कोरोना को हरा दिया, तो हम चाहते हैं, हम ये ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं कि आपका ये सपना सफल हो, लेकिन सफल होने के पहले उसकी ग्रीड से
आप जी। लोगों को मुसीबत में ना डालें। पर ये एक मिनट तबलीगी बाबुल, जमात के जो लोग कलकत्ता जी गए हैं, वो कहाँ है, किधर है? हज हाउस में उनको रखा गया था, सबको मालूम है। जी। लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ इन्फिल्ट्रेट हो गए, कहाँ चले गए, उसके लिए भी कोई रजिस्टर ठीक से पर मेंटेन नहीं बाबुल हुआ है। सुप्रियो आगे और बढ़े उससे पहले आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा है कि बंगाल से जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना केस के, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वहां पर फजिंग हो रही है डेटा की, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में भी छपी है कि एमसी ने भी अलग आंकड़ा दिया है और बंगाल की सरकार का अलग आंकड़ा है। तो आप कह रहे हैं डेटा फजिंग हो रही है ममता सरकार में। टीएमसी जरूर रूलिंग पार्टी है, लेकिन टीएमसी तो वही आंकड़े देंगे जो सरकार दे रही है। और टीएमसी की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर मौत को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो देखिए, ममता बनर्जी सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने डेंगू के टाइम पे भी डॉक्टर्स को थ्रेट दिया था कि कोई अपने प्रेस्क्रिप्शन में, डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू से मौत ये ना लिखे। इस बार भी सारे डॉक्टर्स, अगर मैं तो चाहता हूं कि ममता जी चैलेंज करे हमें, ताकि हम सारे व्हाट्सएप, सारे एसएमएस, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सरकारी अस्पतालों के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके मैसेजेस वगैरह दिखा सके कि ना तो डॉक्टर्स को पर्याप्त जो है पीपीज दिए गए, जबकि सेंटर से सारा चीजों का सप्लाई है, ना ही टेस्टिंग हो रहा है। नाइसेड में 27,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक बंगाल में जो है 2,500 के करीब टेस्ट हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि सेंटर से हमको 50,000 किट चाहिए। 50,000 आपको मिलेगा दीदी, लेकिन पहले ये 27,000 का इस्तेमाल तो करिए। तो उन्होंने एक कोविड ऑडिट कमेटी बिठाई है, जिनको सारे डेथ जब होता है, वो डेथ के सर्टिफिकेट उनके पास भेजा जाएगा। फिर वो कमेटी डिसाइड करेगी कि डेथ किससे हुई है, कोविड से हुई है और या तो दूसरे किसी चीज से हुई है। कोमॉर्बिडिटी दिखाना है। अब कोविड से किसी की डेथ तो होगी नहीं, या तो हार्ट अटैक से होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से होगा, जो वेंटिलेटर में रहते हैं। लेकिन उनको कोविड डेथ के अलावा और कुछ भी दिखा दे, हार्ट फेलियर दिखा दे, रेनल फेलियर दिखा दे, ऑर्गन फेलियर दिखा दे, लेकिन कोविड ना लिखे। और उसीलिए दस्तावेज है जो चारों तरफ घूम रहे हैं, मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां पे डॉक्टर्स, फिजिशियंस, डायरेक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स को लिख रहे हैं कि ऐसे मरीज की मौत हुई है जो SARI, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, उससे सस्पेक्टेड है, सफर कर रही थी और एक्यूट न्यूमोनिया उनसे डेथ हुई है। तो इसके बारे में आप हमें इंस्ट्रक्शंस दीजिए। यानी कि ब्यूरोक्रेट नवान्नों से, सेक्रेटरी से इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इसे कोविड लिखिए, तब इसे लिखा जाएगा। और रात के अंधेरे में पुलिस, टीएमसी के नेता पकड़े गए हैं कि वो डेड बॉडीज को धापा के जो ग्राउंड है, नहीं, ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। मैं शर्मनाक स्थिति है, बड़ा न्यूज है ये, बहुत कई दिनों नहीं, आप कह रहे हैं, एक सेकंड, केंद्र मंत्री, एक सेकंड बाबुल सुप्रियो, केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो ये कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार आंकड़े छिपा रही है और रात के अंधेरे में टीएमसी कार्यकर्ता इसमें आग लगा रहे हैं। ये आपका आरोप है? ये इसको, ये आपका आरोप है कि आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में बॉडीज को डिस्पोज किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल, ये तो पिछले कई दिनों से ये चल रहे हैं और टेलीविजन में ये लाइव दिखाया गया है कि आप समझ लीजिए, अगर किसी बोल रहे कि यहाँ पे कोई कोरोना वायरस से किसी डेथ हुई नहीं है, ये देखिए, आप लॉजिकली देखिए, पॉलिटिकली मत देखिए। आप बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस से किसी की डेथ हुई नहीं है इस जगह पे, लेकिन रात के अंधेरे में तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो बॉडी को लेके जा रहे हैं, जबकि फैमिली उस बॉडी के साथ नहीं है क्रिमेशन में, और उसको अंधेरे में रात को लेके जा रहा है। तृणमूल का ही एक कर्मी जो है, एक सपोर्टर जो है, वो हियर्स को चला रहे, वो डेड बॉडी की जो गाड़ी है उसे चला रहे हैं और कह रहे हैं कि फैमिली इनके साथ नहीं है क्योंकि वो क्वारंटाइन में है। अब मुझे बताइए, अगर कोविड में डेथ नहीं हुआ होता तो फिर क्या ये बॉडी अपने फैमिली को सौंपा नहीं गया होता? न्यूमोनिया में अगर किसी की डेथ होती है तो क्या उनकी बॉडी जो है फैमिली को घर पे बंद करके बॉडी को कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिमेशन के लिए लेके जाते? उसका मतलब है ये साबित हो जाता है वहीं पे कि कोरोना से ही डेथ हुआ है, और क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे ये मरीज, उसीलिए फैमिली को क्वारंटाइन में रखा गया है और उनको क्रिमेशन में भी आने का मौका नहीं दिया गया है या इजाजत नहीं दी। ये बातें जो आप बता रहे हैं, सप्रेशन की खेल जो है ममता बनर्जी खेल रही है, ये प्लेइंग विद फायर है और इसका नतीजा जितना भयंकर हो सकती है, हम बस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा नतीजा ना हो
और जी। बंगाल जो है इससे उभर के पर जीत के आए। बाबुल, एक और बात जो चौंकाने वाली थी, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले भी किया, कि लॉकडाउन में पूरा देश है, पर खुलेआम जमातियों को या कुछ लोगों को जुमा नमाज अदा करने की परमिशन दी जाती है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति अब भी भारी है? लॉकडाउन काल में राजनीति बेहाल है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों लॉकडाउन की धज्जियां उधेड़ने में कुछ लोग आगे आ रहे हैं? परमिशन की जरूरत ही, बंगाल में परमिशन की जरूरत ही नहीं है भाई। माइनॉरिटीज को परमिशन की जरूरत ही नहीं है। उनका ये एंटाइटलमेंट फीलिंग है कि उन्हीं के वोट से जो है दीदी पावर में रहते हैं। जैसे हमने देखा कुछ महीनों पहले इमाम बरकती जो है, उन्होंने अपने कब का बीकन जो है, लाल बत्ती जो है, वो निषिद्ध, वो बैन हो चुके हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लेके वो चला रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने तो खुलेआम कैमरा के सामने बोला कि कौन होता है ममता बनर्जी, हम उनको पावर में लाए हैं। हम अगर कल बोल दे मुसलमान भाइयों को ममता को वोट ना दे तो कहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उनका ये एंटाइटलमेंट फीलिंग है कि भाई वो मोटरसाइकिल चलाए तो हेलमेट ना पहने। वो राजा बाजार, मेटिया बुरुज, खिदिरपुर, ये सारे गार्डन रीच, ये सारे इलाकों में जो है विदाउट मास्क खुलेआम घूमे। शबे बारात में पूरी रात को हमने देखी कितनी भीड़ वहां पे थी। और एक तरफ से देखिए, अगर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ये संदेश दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम उसलिए मिठाई की दुकानें खोल रहे हैं, हम फूल के मार्केट जो है उसे खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज तो छोड़िए, नॉर्मल आदमी को भी कहीं ना कहीं ये जो एक केयरलेसनेस, केयरफ्री जो एक हम देख रहे हैं कि सबको हो सकता है, हमको नहीं हो सकता। ये एक जनरल इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि सबको हो सकता है, हमको नहीं हो सकती। तो ये फीलिंग जो है, लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ये तो और फैलेगी। और उसमें माइनॉरिटीज तो है, पूरा मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस से परमिशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ना ही नमाज पढ़ते वक्त उन्हें रोका भी जा रहा है, क्योंकि फिर वही वोट बैंक पॉलिटिक्स से अगर आप रोकने जाएंगे तो आपको उसका जो है नुकसान हो सकती है। यही तो है दीदी की हालत कल बंगाल में। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी भाई इस टाइम पे। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन जो हो रहा है बंगाल में वो बहुत गलत है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते बाबुल सुप्रियो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। बाबुल सुप्रियो, एक और बात जिस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं, जमात, जो तबलीग जमात है, उसकी वजह से पूरे देश में 30-35% संक्रमण फैल चुका है। अगर आप देखें तो हर प्रदेश में, दिल्ली में 71%, तमिलनाडु में 90%, बहुत जगहों पर जमात का जो महामारी है उसके फैलाने का किस्सा सामने आया है। उत्तर प्रदेश में 58%, पर बंगाल में एक तरीके से क्या इस खबर को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि जमात की वजह से जो बंगाल में भी आंकड़े होंगे उसको भी कहीं ना कहीं फज किया जा रहा है? देखिए, फज तो किया जा ही रहा है, क्योंकि जमात के वजह से बंगाल में कितने संक्रमण हुए हैं, ये ना तो इसके कोई सही आंकड़े आए हैं, और ना ही इसके बारे में अगर कोई कहीं पे कोई लीकेज भी हुआ है कोई आंकड़ों का, तो वो बाकी राज्यों के साथ लॉजिकली कोरिलेट नहीं करता है। जबकि हमें मालूम है कि बंगाल में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो 30% के करीब है, और बहुत सारे लोग जो है बंगाल से जमात के इस प्रोग्राम में दिल्ली में आए हुए, और वो बंगाल वापस भी गए। पूरे वहां के सबको मालूम है। आप देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली दीदी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और सच्चाई सामने आए। हज हाउस जो राजा बाजार में है, राजा हाट में है, वहां पे जमातियों को रखा गया है। उसके पिक्चर्स, उसकी खुफिया वीडियो, ये बहुत बड़ा आरोप है आपका, तो सारे चैनल्स में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। जमाती जो है रात के टाइम पे वहां से अलग अलग जगहों पे वो भाग रहे हैं और कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि सरकार जमातियों को छुपा रही है। देश में एक ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पथराव हो रही है, लेकिन बंगाल में एक अलग ही छवि जो है हमें देखने को मिल रही है। और इसके लिए सिर्फ ममता बनर्जी की जो है पर्सनल ईगो जो है वो उभर के सामने आ रही है, जो बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि जमातियों को जहां पर पूरे देश में खोजा जा रहा है उनको क्वारंटीन कराने की बात की जा रही है, और जब लोग जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला होता है, जैसे मुरादाबाद में हुआ, इंदौर में हुआ। आप कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार और पुलिस जमातियों को खुद छुपा रही है। इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है देश के साथ। हमारे शहजाद, हमारे पास भाई देखो, हम सेंट्रल फोर्सेस उतार के राजारहाट में तो नहीं देख सकते हैं ना कि वहां पे हज हाउस में कितने लोग हैं। हमें
जो है खुफिया वीडियोस मिल रहे हैं, मोबाइल से लिए गए वीडियोस मिल रहे हैं। हज हाउस के चारों तरफ पुलिस की जो है पुलिस की भीड़ दिख रही है। सबको मालूम है कि उसके अंदर जमाती हैं और वो जो है उसमें से छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्हें रिलीज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप सारी चीजों को भूल जाइए, आप सारी चीजों को आप अलग रखिए। अमेरिका में भी बहुत बड़ा डिबेट है कि आपने कितने टेस्टिंग की है। ट्रंप को परसों रात को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुना, उनका डॉक्टर फॉसी जो है वो कह रहे थे कि अमेरिका में 1 मिलियन में अराउंड 1.5 लाख लोगों की जो है टेस्टिंग हो रही है। और बंगाल में किट्स पड़े हुए हैं फिर भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। और जहां पे टेस्टिंग का जो सबसे अच्छा फैसिलिटी है, नाइसेड आईसीएमआर का जो संस्था है बंगाल में, नाइसेड, वहां पे इसलिए सैंपल्स नहीं भेजे जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नाइसेड में सैंपल ना भेजे। और नाइसेड के डायरेक्टर ने खुद कैमरा के सामने ये बात उन्होंने वो इंटरव्यू में आप बात कही है कि नहीं भेजा जा रहा है। सिंगल फिगर में आ गया है, 7 सैंपल, 8 सैंपल, 9 सैंपल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो सच्चाई जब सामने ला। देखिए, बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान है कि सीएम ममता बनर्जी पे वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आंकड़े छुपाने की बात बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं और राशन बेच रही है टीएमसी के कार्यकर्ता। मतलब वहां पर भी भेदभाव किया जा रहा है राशन देने की बात में और जमातियों के आंकड़ों को भी छिपाया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबुल सुप्रियो। मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। वोट बैंक की राजनीति के चलते ये हकीकत है। आरोप तब होता जब उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं होते। पूरे बंगाल को मालूम है, आप फेसबुक जो है इस वक्त सोसाइटी के एक आईने हैं, उसमें जैसे फेक न्यूज भी चलते हैं, सच्चाई जो है वीडियो के तौर पे वो सामने आता है। आप देखिए, आप हर जगह में देखिए क्या हो रही है। ये बिल्कुल एलिगेशंस नहीं है। और मैं एक भारत सरकार के एक मंत्री होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि बंगाल में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। लॉकडाउन और टेस्टिंग का जो होना चाहिए वो बिल्कुल जो है ममता दीदी सारा डेटा को सप्रेस करने के लिए ये चीज कर रही है। ये सबको मालूम है, ये कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, हकीकत है। बाबुल, एक और जो दिल दहलाने वाली खबर आ रही है वो ये जमातियों के अटैक की आ रही है। मैं जाते जाते आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इनके हमले का निशाना बन रहे हैं, जाते जाते क्या आप उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे बाबुल स्टाइल में? नहीं, इसमें भाई गाना क्या कहेंगे, बस ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां। तो ये थे बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने अंत में जाते जाते हमें एक संदेश भी दिया है। हम लौट कर आएंगे आज की बड़ी चर्चा पर कि पाकिस्तान का कोरोना जिहाद आज क्या उसका पर्दाफाश हो चुका है। तुरंत आपके लिए हेडलाइंस आते हैं, उसके बाद बड़ी डिबेट ओपन हो जाएगी। आइए लौटकर तुरंत। तो आज की बड़ी बहस होगी पाकिस्तान के कोरोना जिहाद पर। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सुनिए ये ऑडियो टेप जो पाकिस्तान के, आतंकिस्तान के, नए पाकिस्तान के पुराने
आतंकी मंसूबों को पूरी तरह से उसका पर्दाफाश करता है। किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव आतंकियों को भेजकर वो भारत में कोरोना जिहाद मचाना चाहते हैं। सुनिए इस ऑडियो टेप के जरिए। मेरे साथ 3 मेहमान, विजय सोनकर शास्त्री, जमीर महतो जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ शोएब जामाई समर्थक है तबलीगी जमात के। ये 3 मेहमान होंगे। पहले पाकिस्तान के मंसूबों का ऑडियो टेप सुनिए। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कमर छ अबू बश शाहिद साहब शाहिद साहब ठीक छ सेहत छ ठीक उन्मया जू पनुन आज करत वारे कोई फोन सेहत छ ठीक शाहिद साहब अबू आज इतना टाइम है यहाँ के फोन करना आज आमे फोन में टाइम कि आज आमे फोन करना वो मुझे खबर आता है तो गुबर फोन उसका ठीक सेहत छ ठीक इम छ बाकी साथी सारी ठीक क्या दलील अबू वही ठीक है मैं पान ठीक है अलबत्ता मैं से 5-6 साथी छ उमन छ ये बेमारी सु फैलामस ये कोरोना वायरस बेमारी उमन छ ये लारियामस तो वो हम करां ये कि ज्यादा कोशिश कि हमन ये बीमार हुए इंशाल्लाह पर इन साथी संच उमन छ कोशिश जल्दी करना गुबरा तुम तमें यमो छना तोनी खातिर कहीं इंतजाम थोमुत आती वो ये खुदाए हाफिज ये का इंतजामात मुझे दवाओं का इंतजामात मुझे खान का इंतजामात सिर्फ करन काम हम सिर्फ हजात अमनेशन युते दिया गुबरा उन्मया जू पनुन ये मोइता से परेशानी हाल तमसा वतन कर वादा नियम तक खुदा इसी वाति मंचो गुम मैंने गुबरा चोन ते क्या प्लान छ वो योर तरनो क्या प्लान छ वो तुम्हें कैसे परेशान के अल्लाह ताला करे हम बुचुस करन कोशिश की ये थी कुन साल में बस का वाता लगन है तो करा काम होती यार वो मेन तरफ का जो मेन तरफ होता है सलाम मैं मुझे सर में मेन तरफ सलाम तो थे जो पन्ने कानो ख्याल तो बेटे जो मौजूद होता ख्याल। तो सुना आपने, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इस आतंकी प्लान का इलाज एक और बालाकोट स्ट्राइक होगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीनियर नेता, माफी चाहता हूं मैंने आपको काफी देर तक रुका के रखा, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पर आज लगता है कि ये पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ चुका है। ये पाकिस्तान, ये बेगैरत मुल्क भीख मांग रहा है भारत से एक तरफ तो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दो, हमें टैबलेट दे दो, कोरोना से बचना है हमें। ऊपर से ये अब कोरोना के आतंकियों को भेजना चाहता है यहां पर। विजय सोनकर शास्त्री, जमीर देतो आपके सामने है, बताइए इनको कि इनके मुल्क को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ जिस तरह का संबंध भारत के साथ बन चुका है, अब उसमें सब कुछ स्पष्ट, कुछ कहना नहीं है। पाकिस्तान हर मुद्दे पर मुक्की खा चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जलालत की सीमा को पार करके ये मुल्क अपने अस्तित्व को बचा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत सरकार ने तय किया है, जो मोदी जी ने तय किया है, और जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, यही उसका एक सलूशन है। और जहां तक रही आतंकवादियों की बात, अब तो घाटी में आतंकवादी आते हैं और अपनी जान को घाटी में ही छोड़ करके हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यही होता रहेगा। घाटी बदल चुकी है, अब सरकार बदल चुका है, अब सरकार की नीतियां बदल चुकी हैं, अब नेतृत्व भी बदल चुका है भारत का। अब तो हम किसी भी मुद्दे पर कोई भी रहम नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। परंतु आज जो आपदा का वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व स्तर पर, और ऐसे में हमें इस बात की जरूर चिंता होती है कि हमारा जो कश्मीर है, जो आज पाकिस्तान के से ऑक्युपाइड है, हमको वहां की बहुत चिंता होती है। वहां जब भी आपदा आती है, डिजास्टर्स आता है, या आज वहां के लोग जिस तरह से खतरे पे, हमें बहुत दुख हो रहा है। आज जो हमारे देश का मुल्क हिस्सा होता, आज हमारा शासन वहां होता,
तो आज वहाँ के लोग जमीर रहतो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। जमीर वो रहतो मानते ये किस कि तरीके की हमारा गिरी कोई हुई रहनुमा मानसिकता है। हमारी कोई सरकार है जो जी। हमारे एक एक व्यक्ति के बारे में चिंता करे। जमीर रहतो हमारा कोई नेता जमीर है रहतो जो हमारे आप साथ किस खड़ा तरीके रहता की है। मानसिकता आज से वो ग्रसित है। कोरोना विजय सोनकर शास्त्री मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास। जमीर रहतो जमीर रहतो को एक बार हम सुन लेते हैं। जमीर रहतो करके भारत में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जी। शर्मनाक बात है ये किसी देश की। जमीर रहतो पूरा पूरा देश आपका जो है वो कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। आपके डॉक्टर्स को आप उपलब्ध नहीं करा पाते सुविधाएं, उनको पीट रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अपने घर की हालत सुधारने से बेहतर आपको लगता है कि भारत को किस तरीके से कोरोना की लड़ाई में कमजोर किया जाए, यह आपकी प्राथमिकता है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आज आपको पाकिस्तान की ओर से पूरी दुनिया से माफी नहीं मांगनी चाहिए? जमीर रहतो आपकी आर्मी और आपकी इमरान खान की सरकार यह दुनिया पर कलंक है, यह दुनिया पर कलंक है, इंसानियत पर कलंक है। सिद्धार्थ साहब, पहले तो इनका ही अफसोसनाक सूरत है कि पूरी दुनिया इस वबा से लड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ शर्म बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो कि इस सारे सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसकी आड़ में अपनी नालायकियां छुपाने के हवाले से सियासत करते हैं और उसके नतीजे में जमीर रहतो मैंने आपको ऑडियो टेप सुनाया है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मुझे यह बात बताइए कि क्या आप आज जरूरत थी कि आप आतंकवाद की टंकी को बंद करते? आप तो कोरोना जिहादियों को भेजना चाहते हैं, कोरोना फिदाइन को भेजना चाहते हैं आप। देखिए, अब आप सच सुन लेना, आप बात तो कर लेते हैं, सच सुन नहीं सकते ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सच मैं सच सुना रहा हूँ, ऑडियो टेप सुना रहा हूँ, आपका सच मैं खोल रहा हूँ देश के सामने, दुनिया के सामने। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। इसी तरह से ये इधर उधर की बातें गलत प्लानिंग की वजह से जो भारत को नुकसान हुआ है, तो अब उन्होंने कश्मीर में जिहाद का एक निकाल कर ले आए कि जी एक ऑडियो टेप आ गई और इस ऑडियो टेप में पाकिस्तान भारत के साथ जो कोरोना जिहाद कर रहा है, यहाँ पर इमरान खान शदीद तनकीद थी इस हवाले से। जो शास्त्री जी, ये लोग तो मानने को तैयार नहीं। मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा इन पाकिस्तानियों को, मैं एक और इनका सच दिखाऊंगा। वो वीडियो मैं प्ले करूंगा जो खुद पाकिस्तान में फंसे, वुहान में फंसे पाकिस्तानी अपनी सरकार को कोस रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको प्ले करके सुनाऊंगा। वो पाकिस्तानी थे जो कह रहे थे देखिए भारत की सरकार अपने लोगों को निकाल रही है, ये पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार, उसने हमें अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। जमीर रहतो को ये वीडियो सुनाइए, फिर जमीर रहतो के पास फिर से आते। शोएब जमी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो आप ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये बस इनको यहाँ से लेने आई है जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान की एक यूनिवर्सिटी में ये इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं इनको यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा इस बस के ज़रिए और वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा इनके घरों तक। तो बांग्लादेश वाले भी आज रात यहाँ से इवैक्यूएट किए जाएंगे। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ, भले हम आपको ना तो इवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तानियों को भी कोरोना में मरने के लिए छोड़ दिया है और अब आपका पेट नहीं भरा तो आप चाहते हैं कि आपके कोरोना फिदाइन बॉर्डर पास करके, एलओसी पास करके भारत में संक्रमण फैलाने आ जाए। जमीर रहतो, जमीर बचा है आपके मुल्क में? क्या जमीर बचा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जमीर बचा है। देखिए, मैं सरकार ये जमीर है, बिल्कुल तरफदारी नहीं करता। सरकार जहां की भी होती है, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, वो एक ही जैसी होती है। माजरत के साथ ना एक जैसी सरकार नहीं है। हमारी देश की सरकार ने जगह जगह से भारतीयों को निकाला और उसको घर पे लाने का काम किया। आप भारत और पाकिस्तान की तुलना भी नहीं कर सकते। एक लाइन में भारत पाकिस्तान कहना सबसे बड़ा गुनाह है। विजय सोनकर शास्त्री, मैं शोएब जमी आपके पास आ रहा हूं, पर विजय सोनकर शास्त्री, भारत और पाकिस्तान की तुलना की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। और जमीर रहतो को मैं ये वार्निंग देता हूं कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की जुबान भारत के बारे में नहीं सोच सकता है। इनके नेता जितने जलील होते हैं, जितने गिरे हुए होते हैं, इसकी कहानी पूरी दुनिया जानती है। आज पूरे दुनिया को आतंकवाद की खेती में करने के लिए कौन माना जाता है? पाकिस्तान माना जाता है।
दुनिया के लिए आज संकट क्यों कौन बनकर खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये समीर दैतो तुम समझ लो, तुम लोगों की ऐसी औकात नहीं है कि भारत के किसी भी सामान्य नेता से भी अपने बड़े से बड़े नेता का तुम तुलना कर सकते हो। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो रामोकरण पर जी रहा है और रामोकरण पर ही वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर के लिए हमें बहुत खेद है, दुख है। आज कश्मीर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रूप से अगर होता तो कश्मीर के एक एक लोगों को हम लोग सही सलामत वहां से निकालते, उनको इस मुसीबत से निकालते, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ते, बल्कि डॉक्टरों के हवाले उनको किया जाता। वहां पर उनकी सुरक्षा की पर दिक्कत ये है विनय सोनकर शास्त्री जी, दिक्कत ये है कि हमारे देश में हालात ये है, दिल में दुख होता है जी। जिस तरह से इमरान सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोरोना पेशेंटों को वहां भेज दिया जाए, क्वारंटाइन सेंटर वहां बना दिया जाए, ये दुखद है। हम इस बात के लिए पर दिक्कत यह है विजय सोनकर शास्त्री, मैं शोएब जमाई के पास जाना चाहता हूं। शोएब जमाई, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का प्लान, पाकिस्तान का जो नापाक प्लान है कि वो जैविक जिहाद फैलाना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने यहां पर कमर कसी है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को भेज रहे हैं कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए। फिर भी जमात के कुछ लोग उस काम को अपने आप ही करना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान का हथियार बन रहे हैं? इस देश में कोरोना फैलाने का जिम्मा उन्होंने उठा लिया है क्या? और वो किसके इशारे पर? देखिए शहजाद जी, दो तीन अहम पॉइंट इसमें है। पहली बात तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो हिंदुस्तान के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। और हम भारतीय अपने मुल्क पे गर्व करते हैं। ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम जैसे बाकी दुनिया के मुल्कों की मदद कर रहे हैं, हम उनकी भी मदद करेंगे। विजय शास्त्री, देखिए शोएब जमाई का दिल, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हमारे देश में कोरोना फिदाइन भेज रहे हैं, हम उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दे। ये शोएब जमाई कह रहे हैं। शोएब जमाई, आप अभी भी पाकिस्तान परस्ती प्रतिबद्धता हिंदुस्तान से है कि पाकिस्तान से है? ये शोएब जमाई क्या आप बोल रहे हैं? समझ में आ जाता है ये भारत के प्रति प्रतिबद्ध है कि कहीं और के प्रति। पाकिस्तान जो मांग रहा है ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको ऐसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को इस तरीके से फाड़ कर फेंक दो। मैं कहता हूं मत दीजिए उनको एक भी टैबलेट। अगर वो हमारे देश में कोरोना फिदाइन भेजेंगे तो हम उनको टैबलेट नहीं देंगे, हम उनको वेंटिलेटर नहीं देंगे, हम उनको मास्क नहीं देंगे। चाइना के अंडरवेयर मास्क से काम चलाए। शोएब जमाई, साइड लीजिए, राइट या रॉन्ग बोलिए, क्यों पाकिस्तान से हम नरमी दिखाए? अरे भाई मत दिखाइए ना, भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें क्या लेना देना। आपने कहा चर्चा करते हैं ना पाकिस्तान की। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत तो नहीं है कि आप इंडियन चैनल में उसका डिबेट करें, या फिर अगर मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान को ऐसी साजिश करता है या पाकिस्तान को ऐसी ही करता है, ये तो हमारी गवर्नमेंट के फेलियर है ना। हम इतने मजबूत हैं, पाकिस्तान अपने इनफेक्टेड आतंकवादियों को भारत भेजना चाहता है, क्या जमात के लोग उससे कम है? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। वो कहां से प्रेरित हो रहे हैं? उनके पीछे प्रेरणा कौन दे रहा है? उनको कौन ताकत दे रहा है? उनको कौन फाइनेंसिंग कर रहा है? विजय सोनकर शास्त्री जी घूम करके इस समय कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी में इस समय इंसानियत के दुश्मन के रूप में घूम रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, शोएब जमाई को ये नहीं पता या उनको पता है कि जमीर दहतों का देश पाकिस्तान, जमीर दहतों का पाकिस्तान, वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है, सिंधी है, उनको राशन तक नहीं दे रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आई है। जमीर दहतो, इसका जवाब है इंसानियत के दुश्मन हो आप लोग। आपने वहां के गरीब मजलूम जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी राशन से अलग रखा है। ये आपकी हैसियत है कि आप कोरोना के बीमारी में भी भेदभाव कर रहे हैं। जमीर दहतो, कोई जवाब है? देखिए, ऐसी बिल्कुल सूरत हाल है कि जहाँ पर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, हम उनकी और मजम्मत करते हैं। देखिए, मैं कम से कम
एक मुंह के साथ वो बात करता हूँ, दो मुंह नहीं है मेरे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जहां जहां जो भी, चाहे वो मजहब की आड़ में, चाहे वो जात की आड़ में, चाहे वो बिरादरी की आड़ में मौजूदा सूरत हाल को सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा, वो इंतहाई घटिया काम करेगा, वो इंतहाई नलायकी करेगा और उसको दुनिया में कहीं माफी नहीं मिलेगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि देखें, आपके सारे लोग जो ना वन साइडेड बात करते हैं। आप वन साइडेड बात कहां से हुई? आपके मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है। शोएब जामई, क्या आप इस मुल्क को अभी भी मदद करना चाहते हैं? जो वहां के हिंदुओं को, वहां के गरीब लोगों को वो अपना राशन भी नहीं दे रहा, आप उस देश को जो हमारे देश में कोरोना जिहादी भेज रहा है उसका हथियार बनना चाहते हैं और उसकी तरफदारी करना चाहते हैं डिबेटों में कि उनको दवाई भेजी जाए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता ना रखा जाए। आपको स्टैंड लेना चाहिए शोएब जामई। ये क्या इस्लाम के तहत हो रहा है? कोरोना जिहाद फैलाने का काम ये इस्लाम के तहत है। ये इस्लाम पे सबसे बड़ा धब्बा है। शोएब जामई, स्टैंड लीजिए। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है इस मामले में। मेरा स्टैंड ये है कि हमें अपने लोगों की चिंता और अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमारा बॉर्डर इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो किसी किस्म के इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ आने ना दे। विजय सोनकर शास्त्री, देखिए पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना, मेरा पाकिस्तान पर कोई आंच ना आए, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान आतंकी ना भेज पाए तो कोरोना के स्लीपर सेल मौलाना साद तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विजय सोनकर शास्त्री, सूरत के गलियों में विजय सोनकर शास्त्री, पाकिस्तान का अगर आतंकी पार ना आ पाए तो मौलाना साद क्यों नहीं है, उनके जमाती तैयार हो जाएंगे। विजय सोनकर शास्त्री, लास्ट ये उसका सदस्य है। भारत में जो इस पाकिस्तानी मानसिकता पल रही है, जमाई उसका सदस्य है, उनके प्रतिनिधित्व। नहीं तो खुल करके इनको जमातियों के बारे में बोलना चाहिए था। उनके जो देश को भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाता है अपने मुद्दों से हट करके फर्जी और नकली पे बात करने चाहिए था। भाई अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए पाकिस्तान ये कर लेगा, पाकिस्तान वो कर लेगा, तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। अगर आप चाहिए था कि इनसे सफर करो, उनसे बच। ये दुख की बात, ये दुख की बात है और शायद इसी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। शायद इसी का इस्तेमाल। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं विजय सोनकर शास्त्री जी, शोएब जामई और जमीर देतो, तीनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। पर इसी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि अगर आतंकी एलओसी पार नहीं हो पाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ यहां पर ऐसे तत्व है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स पर हमला बोल देंगे या थूकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, पेशाब करके वो कोरोना का संक्रमण फैलाने में जहालत दिखाते हुए मरकज बनेंगे। मैं कहता हूं पाकिस्तान की कोई सहायता ना की जाए जब तक कि ये पाकिस्तान आतंक की नली को बंद ना कर दे। ये स्टैंड लेना चाहिए हमें। अब समय कठोर होने का है, ना कि पाकिस्तान के सामने झुकने का। बस आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।